हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हमने घटना चक्र पॉइंटर जो कि पर्यावरण पारिस्थितिकी का है, इसके हमने 5 चैप्टर पूरे किए फ्रेंड्स। जिसमें से पहला चैप्टर था पर्यावरण एवं सतत विकास, दूसरा था पारिस्थितिकी, तीसरा था जैव विविधता और चौथा चैप्टर था इसका हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन। और 5वां चैप्टर जिसको हमने इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा वो था फ्रेंड्स ओजोन परत क्षरण। तो ये हमने 5 चैप्टर पूरे कर लिए हैं। 6वां जो अपना चैप्टर है वो है फ्रेंड्स क्या, वन एवं वन्यजीव। तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। इसके पहले वाले चैप्टर यदि आपने नहीं देखे हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चमोली के रैणी गांव में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया था। तो ये किसके द्वारा चलाया गया था? गौरा देवी के। तो ये चमोली जो कि उत्तराखंड का क्षेत्र है, यहाँ पर वन कटाई के विरोध में एक पर्यावरण संरक्षण के लिए एक अभियान चलाया गया था। तो ये गौरा देवी के नेतृत्व में चलाया गया था। जिस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है वह है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। जैविक पदार्थ यानी जैव उत्पादकता। तो जैव उत्पादकता हमने पहले वाले लेक्चर्स में भी बात की है कि जो इक्वेटर है, अपनी भूमध्य रेखा है, इसके पास में जो क्षेत्र पाया जाता है 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ में, तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पाया जाता है। और इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं जिनका जैव मास या फिर जैव भार ज़्यादा होता है। तो यहीं पर क्या होगा कि जैव पदार्थ अधिकतम उत्पादित होता है। अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है। तो पादप विविधता भी अधिकांशतः उष्णकटिबंधीय सदाबहार वृक्षों में पाई जाती है, यानी कि इक्वेटर यानी 0 डिग्री के 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ में। सर्वाधिक पादप और जंतु विविधता उष्णकटिबंधीय वनों में ही पाई जाती है। ये देखिए कई बार प्रश्न इस तरह से पूछे गए हैं। यदि हम घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो जिस स्थान पर जाना होगा वो है चंबल नदी। मतलब कि चंबल नदी में जो घड़ियाल है वो अपने प्राकृतिक रूप में पाया जाता है या अपने प्राकृतिक आवास के रूप में पाया जा सकता है। वैसे तो कई अन्य जगहों पर भी घड़ियाल का संचय जहाँ पर करना है या फिर उनका प्रजनन कराना है तो हम वहाँ पर कृत्रिम रूप से उनको ले जा सकते हैं, लेकिन अगर प्राकृतिक रूप से उसका आवास देखा जाए तो चंबल नदी में हम देख सकते हैं। यदि भारत में यदि कछुए की एक जाति को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत संरक्षित घोषित किया गया है तो इसका निहितार्थ क्या है? इसका निहितार्थ है कि इसे संरक्षण का वही स्तर प्राप्त होगा जैसा कि बाघ को। मतलब कि यदि कछुआ या फिर कोई अन्य जीव भी जिसको 1972 के तहत यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 है उसकी अनुसूची अगर 1 के तहत अगर उसको संरक्षित किया गया है तो उसको उसी प्रकार से प्रोटेक्शन मिलेगा जैसे कि बाघ को प्रोटेक्शन दिया गया है। क्योंकि बाघ को भी प्रोटेक्शन दिया गया है 1972 के संविधान के ये कहें कि 1972 में जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो बनाया गया है उस अधिनियम के तहत इसको संरक्षण प्रदान किया गया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कतिपय उपबंधों के अधीन होने के सिवाय जिस प्राणी का शिकार नहीं किया जा सकता है वह है क्या है? वह घड़ियाल, भारतीय जंगली गधा एवं जंगली भैंस। तो इनका हम जो शिकार है वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन्हें हम कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। जलवायु के प्रमुख घटक जो झारखंड राज्य के वन के क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करते हैं वो है जंगल की आग। मतलब कि जलवायु जो है या उसका जो घटक जो कि वनों को ज़्यादा प्रभावित कर सकता है या प्रभावित करता है झारखंड राज्य में वो है जंगल की आग। यहाँ से जंगल की आग ज़्यादा लगती है इसलिए इसको नुकसान होता है। झारखंड राज्य में जंगलों को सुरक्षित वन के रूप में वर्णित करने के लिए या वर्गीकृत करने के लिए उद्देश्य है क्या है? उद्देश्य बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध। तो सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा जिससे वहाँ पर सुरक्षा बढ़ जाएगी वनों की। भारत का वह राज्य जहाँ सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना का प्रारंभ किया गया है वो है झारखंड में। जनवरी 2018 में भारत के जिस राज्य ने लोगों को वृक्षों के साथ मानवीय रिश्ता भाई बहन बनाने की मंजूरी प्रदान की है वह सिक्किम। तो सिक्किम में इस प्रकार से एक मानवीय रिश्ता वृक्षों के साथ कायम किया गया है
जिससे कि उनका संरक्षण किया जा सके, और यह सिक्किम में किया गया है। सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो पश्चिम घाट में सदाबहार वन पाए जाते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं भूमध्य रेखा के पास में भी है और यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है। इस कारण से जो अपना केरल का क्षेत्र है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सदाबहार वन पाए जाते हैं। उत्तर पूर्व भारत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 200 सेंटीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। तो जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है भारत में, वहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। विश्वतीय वनों की अद्वितीय विशेषताएं क्या हैं कि विश्वतीय जो वन होते हैं वो बहुत ऊंचे होते हैं, घने वृक्ष वहाँ पर विद्यमान होते हैं जिनके किरीट निरंतर बितान बनाते हैं और बहुत सी जातियाँ वहाँ पर मौजूद हों। इसके साथ साथ में अधिपादपों की संख्या और किस्मों की वहाँ पर विविधता पाई जाती है। तो ये विश्वतीय वन जो होते हैं वो एक तो बहुत ज़्यादा ऊंचे होते हैं, सदाबहार होते हैं, इनकी जो लताएं हैं वो बहुत नीचे तक फैली हुई होती हैं, ऊंचाई वृक्षों की बहुत ज़्यादा होती है, इतने ज़्यादा घने होते हैं कि यहाँ सूर्य का प्रकाश भी नीचे तक आना मुश्किल हो जाता है। तो ये विश्वतीय वनों की विशेषता होती हैं। विश्वतीय वन ऐसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिलते हैं जहाँ जो वर्षा है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक पाई जाती है, वहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं या उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। विश्व का लगभग 80% जैव विविधता कहाँ पे पाई जाती है? विश्वतीय वनों में। तो अभी हमने ये भी देखा कि विश्वतीय वन जो हैं वो इक्वेटर के पास में है, भूमध्य रेखा के पास में है और यहाँ पर जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। भारत में उपयुक्त पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन हेतु न्यूनतम संस्तुत क्षेत्र कितना है? तो वो है भूमि का 33%। मतलब कि जो अपने पास भूमि है उसका 33% जो वन है वो होने चाहिए, तभी यहाँ पर सही से सारी चीज़ें सस्टेन कर पाएंगी। राष्ट्रीय वन नीति में भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र के जितने प्रतिशत वन रखने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये 1/3 यानी वही 33% वन होना अनिवार्य है, रखा गया है कि 33% वन हम यहाँ पर रखने चाहिए। लेकिन जो भारत में अभी वर्तमान स्थिति है वो ऐसी नहीं है कि यहाँ पर 33%, थोड़ा सा कम है, यानी कि 21-22% यहाँ पर अभी वृक्षावरण हमें देखने को मिलता है। लेकिन वृक्षावरण और वनावरण की अगर बात करते हैं तो वो फिर 24% तक चला जाता है, लेकिन अभी वैसे 21% के लगभग 21 या 22% के लगभग यहाँ पर वृक्षावरण हमें देखने को मिलता है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार जो वन का संवर्ग नहीं है वो है राष्ट्रीय उद्यान। देखिए जो राष्ट्रीय उद्यान है वो यहाँ पर वन का संवर्ग नहीं बताया गया है। वनों को वर्गीकृत किया जाता है संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम वन एवं वृक्ष भूमि। तो ये वर्गीकरण है किसका? वनों का। वनों का वर्गीकरण यानी संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन और ग्राम वन एवं वृक्ष भूमि, इस प्रकार से इनको वर्गीकृत किया गया है। और ये जो वर्गीकरण है ये राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार ये किया गया है। तो राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार 4 प्रकार से वनों का वर्गीकरण किया गया है। वर्ष 2016 में कार्यान्वित नवीन राष्ट्रीय वन सूची डिजाइन के अंतर्गत वन सूची समीक्षा का समय घटाकर कर दिया गया है 20 वर्ष से 5 वर्ष। तो ये समय जो है 20 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग उपग्रह चित्रण के माध्यम से वन स्थिति रिपोर्ट जारी करता है, तो ये 2 साल में। तो मतलब कि वनों की जो रिपोर्ट आती है वो जारी कौन करता है? देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। तो ये भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जो कि उपग्रह से चित्रण लेता है वो प्रत्येक 2 साल में वनों की स्थिति रिपोर्ट को जारी करता है कि भारत में कितने वन हैं, उनमें कितनी वृद्धि हुई, कितनी कमी हुई और किस तरह से वन सघन वन है, कितने मतलब सघन नहीं वन है। इस प्रकार से पूरी रिपोर्ट जो है वो जारी करता है। इसके साथ साथ में किस प्रदेश में ज़्यादा वन है और क्षेत्रफल में कितने हैं, घनत्व में कितने हैं, किस प्रकार से। तो ये पूरी रिपोर्ट जो वन स्थिति रिपोर्ट है प्रत्येक 2 साल में जारी की जाती है। भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है। तो भारत में निर्वनीकरण का जो प्रभाव नहीं है वो है नगरीकरण। तो नगरीकरण चूँकि यहाँ पर कम है इसलिए तो भारत में निर्वनीकरण का जो प्रभाव है वो नगरीकरण नहीं है। जो एक बार
उपयोग होने के बाद पुनः उपयोग में लाए जा सकते हैं वो नवीकरणीय संसाधन। मतलब ऐसे संसाधन जिनका एक बार उपयोग कर लिया गया पुनः फिर उपलब्ध हो गया। जैसे मान लीजिए सूर्य की रोशनी है, तो सूर्य की रोशनी हमने कुछ भी करके मान लीजिए उपयोग कर लिया, एक दिन आई, दोबारा फिर दूसरे दिन आएगी, फिर तीसरे, तो नवीकरणीय है ये। और ऐसे भी साधन जो पुनः पुनः हमें उपयोग में लाए जा सकते हैं वो नवीकरणीय है। लेकिन जो नवीकरणीय नहीं है, यानी कि जो उत्पादित मतलब स्टोर हैं यदि, तो उनको हम दोबारा उपयोग एक बार के बाद अगर न कर पाएँ तो वो अनवीकरणीय हो जाएंगे स्रोत। वनों, तो इसी प्रकार से अगर हम वनों की बात करें तो ये भी नवीकरणीय है, क्योंकि हम बार बार वनों को क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं। वनों से पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ती है, क्योंकि वन पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर मुक्त करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। इसलिए जो वन है वो हमारे लिए उपयोगी हैं। और अगर ऑक्सीजन ये उत्पादित न करेंगे तो श्वसन की जो क्रिया है वो मनुष्य या अन्य जीव नहीं कर पाएंगे। विकास के चरण के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को निम्न समूहों में विभाजित किया जा सकता है। तो संभाव्य संसाधन, वास्तविक संसाधन, आरक्षित संसाधन और स्टॉक संसाधन। इस प्रकार से जो संसाधन है उनको 4 प्रकार से क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। यानी पहला संभाव्य संसाधन, दूसरा वास्तविक, तीसरा आरक्षित संसाधन और चौथा है स्टॉक संसाधन। यहाँ पर कथन और कारण दिए गए हैं। देखिए कथन है यहाँ पर कि प्राकृतिक साधन वे होते हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित हैं तथा भविष्य में भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। और इसका जो यहाँ पर कारण दिया है वो दिया है किसी वास्तविक प्राकृतिक संसाधन का विकास प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन पर निर्भर होता है। इस कथन और कारक में अगर देखें तो ये कथन और कारण दोनों क्या हैं, सत्य हैं अपने अपने अलग अलग रूप में। लेकिन यहाँ पर जो कारण है वो कथन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो कथन कारण सत्य है, लेकिन ये जो आर है ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। जो एक क्षेत्र में स्थित है तथा भविष्य में भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं तो वो संभाव्य संसाधन कहलाते हैं। मतलब कि जो एक क्षेत्र में स्थित हैं तथा भविष्य में प्रयोग में लाए जा सकते हैं तो वो संभाव्य संसाधन कहलाते हैं। जिनका सर्वेक्षण किया गया है तथा उनकी मात्रा एवं गुणवत्ता का पता लगाया गया है और जिनका वर्तमान समय में प्रयोग किया जा रहा है वो है वास्तविक संसाधन। तो वास्तविक संसाधन वे संसाधन है जिनका प्रयोग कर लिया गया है, मात्रा भी पता चल गई है और उनका हम प्रयोग कर रहे हैं, तो वो है वास्तविक संसाधन। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो ये यूपी के झांसी में स्थित है। यानी कि राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। तो देखिए वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है जनसंख्या की वृद्धि, यानी जनसंख्या की वृद्धि है तो इसका मतलब डायरेक्ट ये इम्पैक्ट नहीं कर रहा, वैसे इनडायरेक्टली तो इम्पैक्ट कर रहा है। क्योंकि अगर जनसंख्या की वृद्धि होगी तो क्या होगा कि हमें ज़्यादा ज़मीन चाहिए रहने के लिए, लेकिन जनसंख्या वृद्धि हो, लेकिन अगर उनके आवास नष्ट ना किए जाए तब भी हम क्या कर सकते हैं कि विलुप्तीकरण को रोक सकते हैं, वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण को रोक सकते हैं। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन अभिकरण यानी कि NRSA प्रणाली से चित्रित वह भू क्षेत्र जो वास्तव में वनाच्छादित होता है उसे वनावरण कहते हैं। तो वनावरण वो है जो वास्तव में वनाच्छादित क्षेत्र है, उसे हम वनावरण कहेंगे। मैंग्रोव वनस्पतियों का विकास संभवतः होता है, यह कहें तो कहाँ पे अधिकांशता भी होता है, कहाँ पे, तटीय क्षेत्रों में। तो तटीय क्षेत्र जो है वो अधिकांशता मैंग्रोव वनों से घिरी हुई नजर आती हैं। भारत में मैंग्रोव ज्वारीय वन वनस्पति मुख्यतः पाई जाती हैं, सुंदर वन में पाई जाती हैं या फिर तटीय क्षेत्र जो है उन सब जगह पर हमें ये वन देखने को मिलते हैं, मैंग्रोव वन देखने को मिलते हैं। ये डेल्टा प्रदेशों तथा समुद्र के ज्वार वाले भागों में होते हैं तथा इन्हें मैंग्रोव वनस्पति के नाम से जाना जाता है। तो ये कौन से हैं, वही मैंग्रोव वन ज्वारीय वन है। मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक क्षेत्र सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है। यहाँ के वनों में विशेषता क्या है कि सुंदरी वृक्ष पाया जाता है। सुंदरवन डेल्टा जो कि गंगा का डेल्टा है या फिर कहें गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, तो ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और यहाँ पर जो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं वो सुंदरी वृक्ष के कारण ही सुंदरवन के नाम से जाने जाते हैं। एक संरक्षित कक्ष वनस्पति क्षेत्र है गोवा। तो गोवा एक कक्ष क्षेत्र है क्योंकि ये
समुद्र के किनारे है तो वहाँ कक्षीय भूमि ज़्यादा पाई जाती है। भारत में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन तथा पर्णपाती वनों का संयोजन है। कहाँ पर है ये? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है यहाँ पर मैंग्रोव वन मिलेंगे, सदापर्णी वन मिलेंगे और पर्णपाती, ये सारे वन यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। नागालैंड के पर्वतीय क्षेत्र या पर्वत में क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं वो क्षेत्र, तो उसका कारण है झूम खेती। झूम खेती हमने पढ़ा था कि झूम खेती में क्या करते हैं कि कोई भी एक भूमि होती है, उस भूमि में जो पेड़ पौधे होते हैं उनको काट कर वहाँ जला दिया जाता है और फिर उसमें खेती की जाती है 3-4 साल तक। तो और इसी चूँकि जंगल को जला के खेती की जाती है इसीलिए उसको दाहिया नाम से भी जानते हैं। तो ये जो खेती है इससे क्या है कि नागालैंड में बंजरीकरण हो रहा, मतलब भूमि बंजर हो रही है। वह राज्य जिसके द्वारा अपना वन का अपना धन योजना प्रारंभ की गई है वो है हिमाचल प्रदेश।